हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी लोगों का हमारे इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं और जेएसएससी सीजीएल में अगर आप पेपर 2 में हिंदी को सिलेक्ट किए हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, या फिर कह सकते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो रही है और इस क्लास में रोजाना हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी के वो क्वेश्चंस जो कि सीजीएल में पूछा जा चुका है या फिर जेएसएससी के द्वारा पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं। क्लास रोजाना सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को एक दिन मेरे साथ आप लोग कीजिए, दोबारा आप वेट कीजिएगा कि क्लास क्यों नहीं हो रहा है सर, 9 बज गया, क्लास शुरू नहीं हुआ। क्लास शुरू होने से पहले आप वेट करेंगे। बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत अच्छा ये क्लास होने वाला है। तो क्लास के एंड तक मेरे साथ बने हुए रहें, ठीक है। अगर बात करें जेएसएससी, तो जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जेएसएससी के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग सितंबर के फर्स्ट वीक में सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। यानी सीजीएल का एग्जाम आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो आप तैयार रहें सीजीएल के एग्जाम के लिए। और इस क्लास से हिंदी का जो पेपर 2 है उसकी तैयारी बहुत ही हाई लेवल पर हो जाएगी। अगर हिंदी की बात करेंगे, सीजीएल के एग्जाम में हिंदी से 100 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी टोटल जो है हिंदी का जो एग्जाम है वो 300 नंबर का होगा। और उन 300 में से 300 नंबर हमें लाना है। इसी टारगेट को लेकर आप अगर यहां पे देखेंगे तो 100 में से 100 क्वेश्चंस को सही करना है। इसी टारगेट को लेकर हमने ये क्लास जो है वो शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, बहुत जानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा ये क्लास होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दे। अभी नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्लास को देख ले, लेकिन अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। देखिए, शब्द हिंदी एक भाषा तो बाद में है, सबसे पहले शब्द है। अगर हम लोग हिंदी, ये एक शब्द है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रितेश। रितेश क्या है? एक शब्द है। तो हिंदी जो शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है, ये है पहला क्वेश्चन। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? किसी को पता है? किसी को पता है? थ्योरी क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है। सही आंसर होगा संस्कृत। हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कितने प्रकार के हैं? बताएंगे। भाषा, लैंग्वेज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? भाषा जो है वो कितने प्रकार के हैं? देखिए, अगर हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 2। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर भाषा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला तो हो गया लिखित भाषा, जिसे हम लोग लिखते हैं। दूसरा हो गया हमारा कथित भाषा, जिसे हम लोग बोलते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं, ये भी एक भाषा है। मैं आपको लिख के बताऊंगा, ये लिखा हुआ है, ये भी एक भाषा है। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा, ठीक है। आप यहां पे देखेंगे कथित भाषा और लिखित भाषा। भाषा कितने प्रकार के हैं? भाषा 2 प्रकार के हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? भाषा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एग्जाम में आप लोगों से पूछ जाएगा भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक हो गया लिखित भाषा, जिसे लिख कर बताया जाता है। एक हो गया कथित भाषा, जिसे कह कर बताया जाता है, बोलकर बताया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए, प्रत्येक भाषा को लिखने का एक ढंग होता है, उस ढंग को क्या कहते हैं? बताएंगे। हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। ये जो लिखा हुआ है, ये आप बोलेंगे सर ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में एक ढंग से लिखा हुआ है तभी आप पढ़ पा रहे हैं। ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ रहे तो आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, सर क्या लिखा हुआ है पता नहीं। लेकिन वहीं अगर इस तरीके से लिखा हुआ रहे तब तो बोलेंगे हाँ सर पता चल गया ये ए है। यानी एक सही ढंग है, अगर हम उसी ढंग में लिखेंगे तभी हम उसको पहचान पाएंगे। ठीक है, तो हर भाषा को लिखने का एक सही ढंग होता है और उस ढंग को क्या कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? उस ढंग को कहते हैं लिपि यानी स्क्रिप्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को हिंदी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो जीरो से लेकर हम लोग शुरू किए हैं हिंदी को, जीरो से लेकर एडवांस तक हम लोग जाएंगे। तो ये आज का क्लास है, पहला क्लास। थोड़ा इजी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू होगा आगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल आपको और आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाषा को, हर भाषा को लिखने का एक सही ढंग होता है और उसी ढंग को कहते हैं हम लोग लिपि यानी स्क्रिप्ट। अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग भाषा को अलग अलग लिखने का ढंग होता है। आप सभी को पता होगा, जिस तरीके से हम लोग हिंदी को अलग ढंग से लिखते हैं, उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश को भी अलग ढंग से लिखते हैं, उर्दू को भी अलग ढंग से, बंगला को भी अलग ढंग से, संथाली को भी अलग ढंग से। तो सभी भाषाओं को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। इसीलिए सभी भाषाओं की जो लिपि है, सभी भाषाओं की जो स्क्रिप्ट है, वो भी अलग अलग है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को, प्रत्येक भाषा को लिखने का एक सही ढंग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिपि यानी स्क्रिप्ट। ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी बताया गया, जस्ट अभी। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, चलिए तब तक कुछ और बात करते हैं। इंग्लिश भाषा की बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। रोमन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है। संथाली भाषा की बात करेंगे, ओल्ची की संथाली भाषा की लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ऑप्शन में देवनागरी कहां पे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का जो उल्लेख है वो किया गया है? बताएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में लैंग्वेज यानी भाषा का उल्लेख किया गया? बताएंगे क्या होगा सही आंसर? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? भाषा के बारे में बात की गई है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8वां। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाषा के बारे में यानी लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको याद रखना क्या है? 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को, 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो भारतीय संविधान में उस समय कितने भाषाएं? 14 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई थी। संविधान को जब लागू किया गया तो उस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। बाद में भारतीय संविधान में 8 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। आइए बात करते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि भारतीय संविधान के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के पाठ की बात करें, पाठ किसमें? पार्ट 17 में, भाग 17 में, पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। और इसके 8th शेड्यूल में, कौन से? 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। ठीक है,
कहा गया है कि टोटल भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं, और ये आप 22 भाषाओं के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप भारतीय संविधान के 22 भाषाओं के बारे में देख पाएंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्या क्या क्लियर हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई? पार्ट 17 में। अगर आर्टिकल्स की बात करें 343 से लेकर 351 तक लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। अगर बात करें शेड्यूल की तो शेड्यूल किसमें? 8 में, अनुसूची 8 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को, कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। बताएंगे भारत की राष्ट्रभाषा। देखिए, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है राज्य भाषा। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, क्या होगा बताएंगे सही आंसर? ठीक है, चलिए अब जानते हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब पूरा देश एक भाषा का इस्तेमाल करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा। राज्य भाषा किसे कहते हैं? जब उस देश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में जिस भाषा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता हो उसे हम लोग राज्य भाषा कहते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है सर? कुछ भी नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई लोग हिंदी कमेंट करेंगे, सर हिंदी 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 नहीं है भाई मेरे, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब किसी देश में सभी लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में करते हैं क्या? नहीं। कोई भारत में गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई तमिल बोलता है। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राज्य भाषा है। भारत की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आप लोग याद रखेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। क्लियर? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाषा है? अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले बात की, क्या होगा सही आंसर? 22। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं? तो अभी आपको बताया गया 22। भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल की अगर बात करें तो 343 से लेकर 351 तक। अगर हम लोग बात करें स्केड्यूल की तो 8, और बात करें हम लोग पार्ट की, भाग, पार्ट 17। याद रखें, लैंग्वेज 22। चलिए, सभी लोग देख पा रहे हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक बात की गई है भाषाओं के बारे में। कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। अगर बात करें भाग की, पार्ट की, तो पार्ट 17। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ईरानी लोगों का आगमन सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? बताएंगे। हिंदी से ये जुड़ा हुआ है, अगर आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। ईरानी लोगों का आगमन सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में होता है? देखिए, भारत में जहां पे सिंधु नदी बहती है वहीं पे ईरानी लोग सबसे पहले आते हैं। क्योंकि सिंधु नदी अभी भारत में नहीं, पाकिस्तान में बहती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो भारत का ही एक पार्ट है, भारत का ही अपना बच्चा है। ठीक है, तो सिंधु नदी में सबसे पहले ईरानी लोग आते हैं और रहना शुरू करते हैं। तो सिंधु नदी की अगर बात करें, भारत के कहां पे है? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में है सिंधु नदी, और सिंधु नदी में ही सबसे पहले ईरानी लोग आते हैं। और ईरानी लोग सा को हा बोलते हैं, सा को अ, हा। यानी अगर आपका नाम होगा सूरज तो वो लोग बोलेंगे हुरज। क्या बोलेंगे? हुरज।
स को ह बोलते हैं, इसीलिए ईरानी लोग सिंधु को हिंदू बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से हिंदी का जो विकास है वो देखने को मिलता है। हालांकि हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ है थ्योरी क्लास हम लोग समझे हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, ईरानी लोगों का आगमन सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है। संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ है। भाषाएं तो कई सारी है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ठीक है, तो संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ है। किसका? पाली का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाली। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, पाली भाषा। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें संस्कृत भाषा, संस्कृत से पाली भाषा का विकास, पाली से प्राकृत भाषा का विकास, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी के बाद प्रारंभिक हिंदी। देखिए समझिए, सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद प्राचीन हिंदी, और उसके बाद प्रारंभिक हिंदी, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग किस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं? आज हम लोग प्रारंभिक हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। क्लियर? एक बार फिर से देखेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी। अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश के पहले किस भाषा का विकास हुआ है? प्राकृत, पाली, संस्कृत। अपभ्रंश के पहले प्राकृत, पाली और संस्कृत, अपभ्रंश के बाद अवहट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। क्लियर? याद रखिए, सभी भाषाएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं, संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत जो भाषा है, उस संस्कृत भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? क्या होगा सही आंसर? बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? अगर हम लोग संस्कृत भाषा की बात करेंगे, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। अगर आप संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे तो दो भागों में, एक हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। एक हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। ऑप्शन में दो कहां पे? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत को दो भाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये अगर बात करें संस्कृत की, संस्कृत को दो भाषा में, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? बताएंगे, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? अभी हम लोग देखें, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है, याद रहेगा सभी को। सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। अच्छा, प्रथम जन भाषा कौन सी है? जन भाषा कहने का मतलब क्या है? लोग बोलना शुरू किए, जन भाषा, आम जनों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। कौन सी भाषा? तो प्रथम जन भाषा लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी। प्रथम जन भाषा लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी। ठीक है, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। याद रहेगा, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, सबसे प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत, प्रथम जन भाषा लौकिक संस्कृत। यानी लोगों ने सबसे पहले किस भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया? लौकिक संस्कृत का। जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा, और बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा। महात्मा बुद्ध की अगर बात करेंगे, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया है? किसी को पता है? जीके का क्वेश्चन है, बताएंगे।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया है? भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, आपको पता होना चाहिए। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है, और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो किस भाषा में दिया है? तो पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? पाली भाषा में। अब हम लोग देखें, संस्कृत से पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। एक बार फिर से, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो भगवान गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है, और जैन धर्म की किस भाषा? तो प्राकृत भाषा। चलिए आगे बात करते हैं। काल चक्र के अनुसार अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर अपभ्रंश भाषा के कितने रूप विकसित हुए हैं? बताएंगे। काल चक्र के अनुसार अपभ्रंश भाषा के कितने रूप विकसित हुए हैं? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। क्या होगा? 7। अपभ्रंश भाषा के 7 रूप। देखिए कौन कौन से? शेरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, ब्रांचड़, पैसाची, महाराष्ट्री, स्वस्थ। ये अपभ्रंश भाषा के 7 रूप हैं, या फिर अपभ्रंश भाषा के 7 भाग हैं। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के कितने भाग हैं? 7 भाग। शेरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, ब्रांचड़, पैसाची, महाराष्ट्री और स्वस्थ। अगर हम लोग बात करें गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, तो इसका विकास शेरसैनी से हुआ है। पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, अर्धमगधी से, बिहारी, बंगाली, उड़िया मगधी भाषा से, सिंधी ब्रांचड़ से, पंजाबी लहंदा पैसाची से, मराठी जो है वो महाराष्ट्री से, कुमायूनी गढ़वाली पहाड़ी स्वस्थ से। तो आप देख सकते हैं कौन सी भाषा का विकास किस रूप से हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वो 7 रूप में किया गया है। ठीक है, 7 रूप में देखने को मिलता है। यह है 7 रूप: शेरसैनी, अर्धमगधी, मगधी, ब्रांचड़, पैसाची, महाराष्ट्री और स्वस्थ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बताएंगे। हिंदी जो कि एक भाषा है, हिंदी की कितनी उपभाषा है? उपभाषा क्या होगा? कितने लोगों को सही आंसर पता है? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? क्या होगा? हिंदी की अगर उपभाषा की बात करेंगे 5 हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अच्छा, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। क्लियर? हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी? 5। पांचों उपभाषाएं के बारे में आप यहां पे देख सकते हैं। पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी। पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी। पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी। 5 उपभाषाएं हिंदी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस शाखा से हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट। देवनागरी लिपि यानी देवनागरी स्क्रिप्ट का जो विकास है वो किस शाखा से हुआ है? वो हुआ है पश्चिमी शाखा से। ऑप्शन बी। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए दक्षिणी ब्राह्मी, देखिए ब्राह्मी लिपि के बारे में आप लोग सुने होंगे। ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हैं, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हैं, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। अभी हम लोग उत्तरी ब्राह्मी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिणी ब्राह्मी के बारे में। दक्षिणी ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से नागरी और शारदा। ठीक है, गुप्त लिपि से 2 लिपियों का विकास हुआ, नागरी और शारदा। अगर बात करें शारदा की, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टकरा, ये शारदा लिपि से विकास हुआ। और नागरी से पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा।
पूर्वी शाखा से बंगला, असमी और उड़िया, पश्चिमी शाखा से देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। तो ये लिपियां हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी लिपियां जो है वो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। और अगर हम लोग बात करें किस शाखा से, तो देवनागरी जो कि हिंदी की लिपि है और वो हुआ है पश्चिमी शाखा से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बताएंगे? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक को हिंदी का वास्तविक ग्रंथ माना जाता है। समझे ध्यान से, हिंदी का वास्तविक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये एक बुक है। और इस बुक के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम। ठीक है, चलिए ये आप पुस्तक देख सकते हैं। बुक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और आप नीचे देखेंगे तो जॉर्ज अब्राहम जो है वो इस पुस्तक के राइटर हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक को हिंदी का वास्तविक ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, तो हिंदी का वास्तविक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यही पुस्तक है। जॉर्ज अब्राहम के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बताएंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, अब आइए समझते हैं वो 4 भाग कौन से हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 भाग: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये हिंदी साहित्यिक इतिहास के 4 भाग हैं। ठीक है, और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये हिंदी साहित्य के 4 भाग कौन कौन? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। याद रहेगा? सभी को याद रहेगा? आदि काल को ही वीर गाथा काल कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं, रीति काल को उत्तर काल कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, चलिए अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी चल रहा है आधुनिक काल। 1843 को आधुनिक काल शुरू हुआ है, जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आदिकाल में ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया है? आदिकाल, अभी हम लोग देखें हिंदी साहित्य इतिहास के 4 भाग: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उनमें से बात कर रहे हैं हम लोग आदिकाल की। तो आदिकाल के ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया है? आदिकाल के ग्रंथों को बांटा गया है 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 5 भाग कौन कौन है? देखिए, सिद्ध साहित्य जो कि बौद्ध ग्रंथ है, रास साहित्य जो कि राजस्थानी ग्रंथ है, जैन साहित्य जैन ग्रंथ है, नाथ साहित्य गोरखनाथ ग्रंथ है, लौकिक साहित्य मध्यकाल के पहले ग्रंथ है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है लौकिक साहित्य के बारे में, मध्यकाल के पहले ग्रंथ है। रास साहित्य से आप राजस्थानी ग्रंथ समझ जाएंगे, जैन साहित्य से जैन ग्रंथ समझ जाएंगे, नाथ साहित्य से गोरखनाथ ग्रंथ समझ जाएंगे। सिद्ध साहित्य के बारे में याद रखें, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो आदिकाल को कितने भागों में? 5 भागों में। क्लियर है? आदिकाल के ग्रंथों को कितने भागों में? 5 भागों में। क्लियर है? चलिए, आदिकाल ये जो नामकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है? आदिकाल ये जो नामकरण है वो किस, आप सभी का कुछ ना कुछ नाम होगा। किसी का नाम अभिषेक, किसी का नाम मोहित, राज, नेहा, रूपा, बहुत सारे नाम होंगे आप लोगों के। तो आप लोगों के जो नाम है वो किसी ने किसी दिया होगा। अगर चलिए मान लेते हैं किसी का नाम अभिषेक है, तो अभिषेक जो नाम है वो किसी ना किसी ने तो दिया होगा। या तो अभिषेक के पिताजी ने, या तो अभिषेक के माता ने, या तो अभिषेक के दादाजी ने, दादी, मामा, मौसी, फूफा, किसी ने दिया होगा।
तो उसी प्रकार से ये जो नाम आप देख रहे हैं आदिकाल, ये आदिकाल जो नाम है वो किसने दिया है? ये दिया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये आदिकाल जो नामकरण है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए भक्ति काल, हम लोग 4 काल देखें, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो आदिकाल जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और भक्ति काल जो नामकरण है वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये था हिंदी का आज का हमारा पहला क्लास, जहां पे हम लोग जीरो से शुरू कर अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं, और ना केवल क्वेश्चंस को देख रहे हैं बल्कि उनके रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम लोग समझते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको हिंदी के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए, ये आज का हमारा पहला क्लास था हिंदी के क्लास का, मतलब आज का हमारा पहला क्लास था हिंदी के क्वेश्चंस का। हम लोग धीरे धीरे इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, और हिंदी में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास को लाइक जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।